हेलो क्लास। इस वाले वीडियो में मैं जो है आपको चैप्टर नंबर 3 करवाने वाला हूँ। चैप्टर नंबर 3 जो है उस चैप्टर का नाम है टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कॉम्पैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो इस चैप्टर में हमें बेसिकली क्या करना है, दो कॉम्पैरेटिव साइज स्टेटमेंट बनाना सीखना है और दो जो है आपका कॉमन साइज स्टेटमेंट। दो कॉम्पैरेटिव कौन कौन से, तो एक तो आपको बैलेंस शीट का कॉम्पैरेटिव स्टेटमेंट बनाना सीखना है, दूसरा आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कॉम्पैरेटिव स्टेटमेंट बनाना सीखना है। इसके अलावा सेम बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो है आपका कॉमन साइज स्टेटमेंट भी सीखना है। तो सिंपल सिंपल बोलूँ तो देखो जी, आपको अकाउंट्स के अंदर, कंपनी अकाउंट्स के अंदर एक तो आपको जो है फाइनल अकाउंट के अंदर एसपीएल बनाना पड़ता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। दूसरा जो आपको बनाना पड़ता है वो बनाना पड़ता है बैलेंस शीट। करेक्ट है जी। तो दोनों का कॉमन साइज एंड कॉम्पैरेटिव साइज स्टेटमेंट हमें सीखना है। और इस चैप्टर में टोटल आपके 26 क्वेश्चंस अनसॉल्व दिए हुए हैं टीएस ग्रेवाल सर की बुक के अंदर। तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस भी जो है मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ इसी लेक्चर में। तो सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट की बात करते हैं। इस चैप्टर के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ 4 ही टॉपिक्स पढ़ने हैं टोटल। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है टूल्स और टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। सेकंड जो है वो है आपका इंपॉर्टेंस, एंड थर्ड जो है आपका लिमिटेशंस, एंड फोर्थ इज फॉर्मेट, जिसके बेसिस पे हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास दिख रहा होगा, कॉम्पैरेटिव में एक तो कॉम्पैरेटिव बैलेंस शीट बनाना है और कॉम्पैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। तो कॉम्पैरेटिव इनकम स्टेटमेंट को ही कॉम्पैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, शॉर्ट में एसपीएल भी कहते हैं। यानी कि इनकम स्टेटमेंट को एसपीएल भी कहते हैं। ठीक है जी, इनकम स्टेटमेंट मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कॉम्पैरेटिव साइज एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, और यू कैन ऑल्सो से कॉम्पैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। अब आते हैं यहाँ पे जी, सबसे पहले जी टूल्स और टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। देखो जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सबसे पहले मतलब क्या होता है वो आप समझ लो। चैप्टर 1 में हमें पढ़ना था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड नोट्स टू अकाउंट्स। तो ये सभी को हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कहते हैं। कोई भी कंपनी साल के एंड में, ठीक है जी, अपना फाइनल अकाउंट बनाती है और यू कैन से जो स्टेटमेंट्स बनाती हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। ठीक है जी, जैसे एसपीएल बनाना, एसपीएल से प्रॉफिट का पता चलता है कंपनी का। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट से एसेट्स एंड लायबिलिटीज का पोजीशन पता चलता है, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल पोजीशन। कैश फ्लो से हमें कैश फ्लो का पोजीशन पता चलता है, कितना ऐश इनफ्लोज हुआ, कितना ऐश आउटफ्लो हुआ। वो भी हमें टर्म 2 में ही सीखना है, सबसे लास्ट वाला चैप्टर, कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसके अलावा हमें चैप्टर नंबर 3 जो है इसके अंदर दो स्टेटमेंट बनाने सीखने हैं, दैट इज कॉल्ड कॉमन स्टेटमेंट एंड कॉम्पैरेटिव स्टेटमेंट। तो ऑल आर टूल्स, इन सभी स्टेटमेंट से हम लोग क्या करते हैं ना, किसी भी कंपनी का क्या करते हैं हम लोग, बेसिकली उसको एनालिसिस करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, जितनी भी इन्वेस्टर्स हैं, लेंडर्स हैं, वो सारे दीज आर द टूल्स बाय विच दे कैन बेसिकली व्हाट एनालाइज कि भाई किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए पैसे या नहीं करना चाहिए, उसको लोन देना चाहिए उस कंपनी को या नहीं देना चाहिए। तो दीज आर दी टूल्स और यू कैन से टेक्निक्स। और इससे जो है कंपनी खुद भी जो है इस टूल का यूज़ करके बेसिकली क्या करती है, अपनी कंपनी का पोजीशंस और जो भी है फाइनल डिसीजंस लेना हो, कंपनी को बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना, आगे ग्रो करना है कि नहीं, तो ये सब खुद भी कंपनी इस टूल को यूज़ करके अपनी ही कंपनी का ग्रोथ स्ट्रक्चर या कोई भी वैल्यूएबल डिसीजन जो होती है वो लेने में उसको हेल्प मिलता है। तो सबसे पहला जो है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कॉम्पैरेटिव स्टेटमेंट, सेकंड है आपका कॉमन साइज स्टेटमेंट, थर्ड है रेशियो एनालिसिस, फोर्थ है आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो दीज आर दी 4 टूल्स, रेशियो एनालिसिस ऑल्सो और टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बिकॉज रेशो से भी हम क्या करते हैं, किसी भी कंपनी को जज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं उससे। बहुत टाइप के रेशियोज हमें पढ़ने होते हैं। आपको जो है टर्म 1 में टोटल कितने रेशियोज पढ़ने थे, 15 रेशियोज पढ़ने थे। ठीक है, दो आपका मेनली तो 4 हेड होता था। नंबर 1 लिक्विडिटी, नंबर 2 टर्नओवर और एक्टिविटी रेशो, ठीक है, सॉल्वेंसी रेशो, एंड फोर्थ था प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। तो हम लोग यहाँ पे टर्म 2 की बात करेंगे। ठीक है जी, अब ये जो है हमें मेनली जो इसमें कॉम्पैरेटिव एंड कॉमन साइज किसका, बैलेंस शीट और एसपीएल का पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें, इसका मीनिंग क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, रेशियो एनालिसिस का मीनिंग क्या है, ये सारे मीनिंग जो है आप
यहाँ से रीड कर लोगे, थ्योरी पार्ट जो है आप यहाँ से आराम से कवर कर सकते हो। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट आप यहाँ पे कर लेना, क्या, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। कॉम्पैरेटिव स्टेटमेंट को हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी कहा जाता है, ठीक है जी। इसके अलावा आते हैं जी इंपॉर्टेंस ऑफ कॉम्पैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड लिमिटेशंस ऑफ कॉम्पैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आपको दो इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस भी पढ़ना है, तो ये आपको याद रख लेना है पॉइंट। थ्योरी के क्वेश्चन आएगा तो आप लिख सकते हो। थ्योरी के क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ही कम होता है इस चैप्टर से, बट स्टिल आप इसको पढ़ के जाना, क्या पता आ जाए। तो इंपॉर्टेंस क्या होता है, इंपॉर्टेंस के अंदर आपको एक तो शेयर होल्डर्स, डिसीजंस एंड प्लान्स, लेंडर्स एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो इन सभी जो स्टेटमेंट हम बना रहे हैं, ठीक है, कॉम्पैरेटिव, कॉमन, रेशो, कैश फ्लो, इन सब का क्या इंपॉर्टेंस है, इस टेक्निक्स का क्या इंपॉर्टेंट है। तो एक्चुअली में क्या है, शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, इन सब टेक्निक्स को यूज़ करके, ठीक है, किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है एनालिसिस करते हैं। डिसीजंस प्लान्स करते हैं कि आगे हमें क्या डिसीजंस लेना है, क्या हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, कंपनी को ग्रो करना है तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट करें ना करें, लोन ले ना लें। लेंडर्स के लिए भी क्या है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं ये सारे। इन्वेस्टमेंट्स डिसीजंस लेने में भी ये टूल्स जो है काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो दीज आर व्हाट इंपॉर्टेंट। फिर लिमिटेशंस है। लिमिटेशन मतलब यू कैन सिंपली से कि भाई क्या निगेटिव पॉइंट्स है, क्या डिसएडवांटेजेस हैं ऑल ऑफ दीज टूल्स के। तो नंबर 1 एक तो क्या है, इसके अंदर आप क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं लेते हो। कोई भी प्राइस लेवल चेंजेस होता है उसे आप इग्नोर करते हो, यानी कि नहीं लेते हो, ठीक है जी। उसके अलावा ये क्या है, पर्सनल जजमेंट से अफेक्ट रहता है, यानी कि अफेक्टेड बाय पर्सनल जजमेंट। तो क्योंकि इन सभी स्टेटमेंट को कोई ना कोई इंसान ही बनाता है, तो ये स्टेटमेंट जो है पर्सनल के जजमेंट से बायस्ड हो सकता है, अफेक्ट हो सकता है किसी भी अदर पर्सन के। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स होता है, सारे के सारे रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, हिस्टोरिकल होते हैं, जो पास्ट में ऑलरेडी हो चुके होते हैं। एंड वेरिएशन इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, तो डिफरेंट कंपनीज जो है वो डिफरेंट पॉलिसी अडॉप्ट कर सकती है। तो क्या है, उसको एनालिसिस करने में और उसको कंपेयर करने में क्या हो सकता है, मुश्किल हो सकता है। तो दीज आर दी लिमिटेशंस। अब आते हैं हम लोग क्या फॉर्मेट पे, जिसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे टी एस अग्रवाल सर के बुक में। आपको क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ यहाँ पे, देखो ये है आपके पास टोटल 26 क्वेश्चंस हैं, मेरे पास इसके सॉल्यूशंस भी हैं, ठीक है। 2021-22 वाला जो लेटेस्ट आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन मिलेगा कौन सा जी, तो टोटल 26 क्वेश्चन है, जिसमें 1 से लेके 7 तक जो है आपका कॉम्पैरेटिव बैलेंस शीट का है। फिर आपके 8 से लेके 19 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके कॉम्पैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का है। और 5 क्वेश्चन जो है आपके 20 से लेके 23 तक, नहीं 19 से लेके 23 तक 5 क्वेश्चन जो है आपका कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट का है। और लास्ट के 3 क्वेश्चन जो है कॉमन साइज या यू कैन से कॉमन स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट पे बेस्ड है। तो एक चीज़ आप ध्यान रख लो, जो बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन है ना, चाहे वो कॉम्पैरेटिव है चाहे वो कॉमन साइज का क्वेश्चन हो, बेहद ही आसान होता है। मेन आती है इनकम स्टेटमेंट वाली, तो आपको मेनली प्रैक्टिस जो करना है वो इनकम स्टेटमेंट वाला, चाहे कॉमन साइज हो चाहे कॉम्पैरेटिव साइज हो। आने को कुछ भी आ सकता है, दोनों भी आ सकता है और में, ठीक है, बट स्टिल आप सभी का प्रैक्टिस करके जाओगे। तो मेनली जो है इनकम स्टेटमेंट में बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्टी लगती है, बट बैलेंस शीट में तो डिट्टो कॉपी पेस्ट करना होता है, ठीक है। 2 साल का आपको अमाउंट दिया रहता है और उससे सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट कर दो और 2 एक्स्ट्रा कॉलम लिखना होता है, उसमें कुछ चीज़ें हमें फिल करनी होती है, आइटम लिखना होता है। कैसे, आ जाओ जी। तो फॉर्मेट में आओ। सबसे पहले हमें पढ़ना है कॉम्पैरेटिव स्टेटमेंट। कॉम्पैरेटिव स्टेटमेंट में क्या होता है ना, हमें 2 एक्स्ट्रा कॉलम बनाने होते हैं, जिसमें एक तो एब्सोल्यूट चेंजेस को दिखाना होता है, दूसरा परसेंटेज चेंजेस को दिखाना होता है। और कॉम्पैरेटिव स्टेटमेंट जो है किसका, एक तो बैलेंस शीट का बनेगा और एक इनकम स्टेटमेंट यानी कि एसपीएल का बनेगा, ठीक है जी। तो ये जो बैलेंस शीट है ना, देखो बैलेंस शीट में क्या होगा, एक तो प्रीवियस और करंट ईयर का आपको बैलेंस का अमाउंट दिया रहेगा। बैलेंस शीट का जो स्टेटमेंट अगर आपको याद हो चैप्टर 1 में, टर्म 1 में हमने पढ़ा था, तो बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट होता है पूरा का पूरा ये फॉर्मेट होता है, इक्विटीज़ लायबिलिटीज़ एंड दूसरा जो साइड होता है वो होता है एसेट साइड, ठीक है जी। इसके अलावा इक्विटी लायबिलिटीज़ में टोटल कितने आइटम होते हैं, 4 होते हैं। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करेंट लायबिलिटीज़ एंड करेंट लायबिलिटीज़, ये 4 मेजर हेड्स होते हैं। इसके फिर सब हेड्स होते हैं। सब हेड्स कौन कौन से होते हैं, तो पहले का होता है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड्स अगेंस्ट शेयर वारंट्स। तो ये जो है आपके बेसिकली ये टर्म्स तो आपके किसी भी क्वेश्चंस में आएगा भी नहीं, ठीक है। ये एक तरीके से हायर लेवल में जाओगे तो वहाँ पे ये सारे टर्म्स आएंगे, तो ये 2 तो आइटम आते ही नहीं।
इसके अलावा नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ हो गया, तो इसके अंदर 4 हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़, नेट अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। सेम करेंट लाइबिलिटीज़ के अंदर भी 4 सब हेड्स होते हैं, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लाइबिलिटीज़ एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो इसको आपको रटना नहीं है, अगर आपने टर्म 1 में नहीं रटा है तो रटने की जरूरत नहीं है। बैलेंस शीट में तो सेम दो चीज़ें दी हुई होगी, सिर्फ उसी को कॉपी पेस्ट करना है। बस आपको यहाँ पे ध्यान रख लेना है, प्रीवियस ईयर को आप पहले लेना। सपोज 2020 प्रीवियस है और 2021 करेंट ईयर, तो कई बार क्वेश्चन में जो है आपको करेंट ईयर पहले देगा, प्रीवियस ईयर बाद में देगा। कई बार जो आपको प्रीवियस ईयर पहले दे देगा, करंट ईयर बाद में देगा। बट आपको आंसर लिखते वक्त क्या करना है, प्रीवियस ईयर को पहले लिखना है, करंट ईयर को आपको बाद में लिखना है। एक तो ये चीज़ ध्यान देना है। इसके अलावा हमें 2 एक्स्ट्रा कॉलम बनाने पड़ते हैं, दैट इज़ एब्सोल्यूट चेंज एंड सेकेंड इज परसेंटेज चेंज। इसके अलावा मैं एसेट्स की बात पढ़ूँ तो एसेट्स में तो 2 ही मेजर हेड्स होते हैं, नॉन करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स, और इसके सब हेड्स कई सारे होते हैं। बट स्टिल इसमें भी आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं। अगर याद है तो अच्छी बात है, ठीक है, टर्म 1 में याद करना ही था। नहीं भी याद है तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। फिक्स एसेट्स के अंदर टेंजिबल, इंटेंजिबल, कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। फिर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, डेफर्ड टैक्स, नेट एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, एडवांसेस, अदर नॉन करेंट एसेट्स। और फिर करेंट एसेट्स में भी करेंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करेंट लाइबिलिटीज। फिर दोनों का यहाँ पे टोटल है, तो बैलेंस शीट में क्या होता है जी, टोटल टैली हो जाता है जी, एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड का। और आपको एक्स्ट्रा क्या करना है, ये 2 कॉलम बनाना है, कॉलम 1, कॉलम 2। वन इज नोन एज एब्सोल्यूट चेंज, अनदर इज नोन एज परसेंटेज चेंज। जब मैं बात करूं कॉमन साइज स्टेटमेंट का, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट, तो देखो ये है कॉम्पेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट, कॉम्पेरेटिव बैलेंस शीट या कॉम्पेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट। कॉमन साइज में बोलूँ ना तो कॉमन साइज में सेम एकदम डिट्टो ऐसे ही करना है। बस फर्क क्या है यहाँ पे देखना, फर्क क्या है, यहाँ पे भी परसेंटेज चेंज है, यहाँ पे भी परसेंटेज चेंज। हमें जो 2 कॉलम एक्स्ट्रा बनाने हैं ना, वो दोनों में क्या है, दोनों में परसेंटेज चेंज ही लिखना है। कॉमन में दोनों परसेंटेज लिखना है और कॉम्पेरेटिव में एक आपको एब्सोल्यूट लिखना है और एक आपको परसेंटेज लिखना है, ठीक है जी। एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज, ये सिर्फ डिफरेंस है, बाकी सब चीज़ें आपको सेम मिलेगा। अब मैं इसके एग्जांपल्स भी देखो यहाँ पे क्वेश्चंस 2 कराता हूँ और फिर बुक के क्वेश्चंस भी कराएंगे। तो ये जो कॉमन साइज बैलेंस शीट वाला ना, ये सबसे लास्ट टॉपिक है। इस पर आपकी बुक में क्वेश्चन 24, 25 एंड 26, ये 3 क्वेश्चंस आपको मिलेगा। आपको सिर्फ 3 क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है जी, 3 क्वेश्चंस, और ज़्यादा है भी नहीं। तो एक भी क्वेश्चन आप इसके प्रैक्टिस कर लोगे सफिशिएंट है। और कॉम्पेरेटिव साइड के भी सिर्फ एक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लोगे तो सफिशिएंट है। 1 से लेके 7 तक के, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ये आपके टोटल 7 क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं आपको बैलेंस शीट का कॉमन और कॉम्पेरेटिव दोनों क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, एक एक। फिर उसके बाद एक एक क्वेश्चन हम किसके करेंगे, कॉम्पेरेटिव और कॉमन साइज के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के, यानी इनकम स्टेटमेंट के। और फिर हम टी.एस. अग्रवाल सर की बुक पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आओ, आपकी बुक में जो है देखो जी, क्वेश्चन नंबर 2 पे आना, 2 पे आपकी बुक में, टी.एस. अग्रवाल सर की बुक में क्वेश्चन नंबर 2 यही सेम दिया होगा। ये कॉम्पेरेटिव बैलेंस शीट स्टेटमेंट इसमें पूछा है, कह रहा फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट प्रिपेयर कॉम्पेरेटिव बैलेंस शीट ऑफ सन लिमिटेड। ये सेम क्वेश्चन नंबर 2 मिलेगा आपको, ठीक है जी। इसके अलावा इसमें क्वेश्चन में क्या क्या है, तो कह रहा है इक्विटी लाइबिलिटीज़ के अंदर दिया हुआ है शेयर होल्डर्स फंड, फिर इसमें शेयर कैपिटल है, फिर लॉन्ग टर्म नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दिया हुआ है, करंट लाइबिलिटीज़ में ट्रेड पेबल्स दिया हुआ है। तो जो आइटम है सिर्फ उतना ही है, इसमें बहुत सारे आइटम हो सकते हैं फॉर्मेट वाइज, बट जितना दिया हो आपको उतना ही लिखना है। फिर एसेट साइड आ जाओ जी, तो एसेट साइड में क्या क्या है, नॉन करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स में नॉन करेंट में फिक्स एसेट्स टेंजिबल एंड करेंट एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल्स। इसका बैलेंस शीट का टोटल देखो तो ये आपका है 2019 और ये है आपका 2018। तो पहले करंट ईयर दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है प्रीवियस ईयर, और इन सब का टोटल इक्वल है। बट मेनली ये टोटल इक्वल होना चाहिए सेम ईयर का। ये हो सकता था अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है, आपके क्वेश्चन में, बट एसेट साइड इक्वल्स टू लायबिलिटी साइड होता है मेनली, ठीक है। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो है 6 लाख सारे इक्वल ही हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसका यदि आपको आंसर लिखना है, सॉल्यूशंस करना है, तो आप क्या करोगे, डिट्टो सीधा कॉपी पेस्ट कर दो और आपको क्या करना है, 2 एक्स्ट्रा कॉलम बना देना है, एक एब्सोल्यूट चेंज और एक आपका परसेंटेज चेंज, एक एब्सोल्यूट चेंज और एक परसेंटेज चेंज। तो वही सेम यहाँ पे देखो जी, इसका सॉल्यूशन जब आओगे तो आपको ये सॉल्यूशन मिलेगा। क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ सन लिमिटेड, फिर लिखा हुआ है कॉम्पेरेटिव बैलेंस शीट किसका, एज एट 31 मार्च 2018 एंड 19, क्योंकि 2 साल का है तो दोनों साल यहाँ पे मेंशन करना है, बैलेंस शीट में एज एट लिखना होता है।
अब आपने क्या करना है, देखो 2018 पहले लिखना है, 2019 बाद में लिखना है। ऊपर में क्वेश्चन में पहले 19 था, बाद में 2018 था, लेकिन आप आंसर लिखते वक्त क्या करोगे जी, 2018 पहले लिख लोगे, 2019 बाद में लिख लोगे। और दो एक्स्ट्रा कॉलम जो हमने नया बनाया है वह है एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज। एब्सोल्यूट चेंज ये क्या है, ये सारे रुपीज़ में, ये अमाउंट रुपीज़ में, ठीक है जी। एब्सोल्यूट चेंज भी रुपीज़ में होता है, परसेंटेज चेंज परसेंटेज में रहता है। अब आपने क्या किया है, डिट्टो देखो कॉपी पेस्ट कर दिया है। ऊपर में देखो जी, यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ था, आ जाओ जी यहाँ पे दिखा देती है आपको। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है 350, 1 लाख, 150, 3 लाख, 2 लाख, तो पहले आपको 2018 वाला लिखना है। तो आपने सेम चीज़ यहाँ पे कॉपी करी, इक्विटी, लायबिलिटी, शेयर होल्डर, शेयर कैपिटल, इसके अलावा जो है नॉन करेंट लायबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, करेंट लायबिलिटीज, ट्रेड पेबल्स एंड टोटल। तो आपने 18 वाला पहले लिख लिया, 3 लैक्स, ठीक है जी। ये टोटल लाइन की हुई है, 2 बार आ गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आप एक बार भी लिखोगे तो चल जाएगा, ये ना ये 2 बार लिखा गया है, ये आप एक बार भी लिख दोगे तो चलेगा शेयर होल्डर्स फंड के सामने। फिर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, ठीक है जी, 2018 का 2 लाख है, 2019 का 1 लाख। ट्रेड पेबल्स 2018 का 1 लाख, 2019 का 1.5 लाख। देखो जी ऊपर 3 लैक्स, 2 लैक्स, 1 लाख, 350, 1 लाख, 150, ये 2 बार लिखा गया ये लाइनें, ये इसको हमने काट दिया, एक एक बार ही लिखना है। फिर उसके बाद एसेट साइड में आ जाओ, तो सेम नॉन करेंट में टेंजिबल 3 लैक्स, रिसीवेबल्स 3 लैक्स, 4 लैक्स एंड 2 लैक्स। देखो जी 3 लैक्स 2018 का, और आपका 2019 का 4 लैक्स एंड 2 लैक्स। तो ये सेम डिट्टो मैंने कॉपी कर दिया, बस ईयर जो है इधर का मतलब करेंट ईयर हमने बाद में लिखा, प्रीवियस ईयर पहले लिख दिया, 2018 पहले, उसके बाद 2019, और 2 कॉलम एक्स्ट्रा बनाए। कॉलम नंबर 1 एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज। एब्सोल्यूट चेंज में आपको क्या करना है ना, अमाउंट का डिफरेंस लिखते रहना। 2018 से 19 कंपेयर करना है। 2018 में आपके पास शेयर होल्डर्स फंड में कितने रुपीज़ थे, शेयर होल्डर्स फंड में रुपीज़ थे 3 लाख। 2019 में 3 लाख से बढ़ के 3,50,000 हो गया। तो कितने का इंक्रीज़ हुआ, 50,000 का। तो आप लिख दोगे यहाँ पे एब्सोल्यूट चेंज 50,000। उसके बाद इसमें आपको परसेंटेज है 16.67। ये कैसे आता है, तो परसेंटेज चेंज कैसे आता है, देखो जी परसेंटेज कैसे निकालते हो आप। जो ये चेंज आया है 50,000, जो ये चेंज आया है 50,000, इसमें डिवाइड करोगे बेस ईयर से 2018 वाले को, ठीक है जी, 3 लैक्स, और इंटू कर दो 100, तो ये परसेंटेज में आ जाएगा 16.67, 6666 आएगा तो 67। फिर सेम एज इट इज़ आपको करना है क्या, नेक्स्ट वाला लॉन्ग टर्म बोरिंग्स पहले 2 लाख का था, अब 1 लाख हो गया, इस बार डिक्रीज़ हो गया, डिक्रीज़। तो जब आपका डिक्रीज़ हो जाएगा ना, तो आपको क्या करना है, ब्रैकेट में आइटम दिखाना है। एब्सोल्यूट चेंज में 2 लाख से 1 लाख हुआ, तो 1 लाख नेगेटिव में यानी ब्रैकेट करके दिखाना है, डिक्रीज़ को ब्रैकेट, इंक्रीज़ को नॉर्मल। अब ये 1 लाख का डिक्रीज़ हो गया, तो 1 लाख एब्सोल्यूट चेंज में आ गया है। परसेंटेज चेंज में आप क्या करोगे, वही 1 लाख डिवाइडेड बाय बेस ईयर वाला 2 लाख इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपका 50%। तो यहाँ पे 50.00 ब्रैकेट में दिखा दिया, ऊपर में परसेंटेज का साइन है, मतलब सभी परसेंटेज के टर्म्स में। फिर उसके बाद है ट्रेड पेबल्स 1 लाख से 1,50,000, तो 50,000 का इंक्रीज़ हो गया है, और इसको परसेंटेज में दिखाना है, तो 50,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपका 50%। फिर इसके बाद यहाँ पे ये 6 लाख टोटल, ये 6 लाख है, तो ये टोटल दोनों सेम है, इसलिए ये 0 और ये 0 आ गया। यदि इसमें भी चेंजेस होता तो इसका भी एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज आता। फिर इसके बाद है नॉन करेंट एसेट्स में आ जाओ जी। तो नॉन करेंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स टेंजिबल एसेट 3 लाख का पिछले साल था 2018 में, 2019 में 4 लाख आ गया है, तो 1 लाख का इंक्रीज़ हो गया, तो इंक्रीज़ को 1 लाख एब्सोल्यूट चेंज में दिखा दिया। और इसको परसेंटेज दिखाना है, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 3 लैक्स, 1 लाख जो चेंज आया है वो ये वाला, और जो बेस ईयर का है वो 3 लाख। तो सभी में बेस ईयर से यानी प्रीवियस ईयर का जो अमाउंट है उससे आप डिवाइड करते रहना और 100 से इंटू करते रहना, तो परसेंटेज आ जाएगा। सेम यहाँ पे लास्ट वाला 3 लाख और 2 लाख है, तो 3 लाख जो है आपका बेस ईयर का, 2 लाख करेंट ईयर का। चेंज आया 1 लाख का डिक्रीज़, तो ब्रैकेट में दिखाया, और आपको 1 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख इंटू 100, तो ये निगेटिव में 33.33% आ जाएगा। टोटल इसका भी क्या हो जाएगा, डैश डैश 0 क्योंकि इसका भी टोटल 2 साल का सेम। अब मैं यदि बात करूं कॉमन साइज स्टेटमेंट का, सुनना भाई, कॉमन साइज ऑफ बैलेंस शीट, तो सेम एक देखो क्वेश्चन 26, सबसे लास्ट क्वेश्चन लिया मैंने 26, ये भी बैलेंस शीट ही है, और इसमें हमें कॉमन साइज निकालना है। तो ये बैलेंस शीट में क्वेश्चन दिया हुआ है, इक्विटीज़, लायबिलिटीज़, एसेट्स, आइटम्स कई सारे हैं, शेयर कैपिटल है, इस बार रिजर्व एंड सरप्लस भी है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। फिर नॉन करेंट एसेट्स में प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट दिया हुआ है, टेंजिबल एसेट्स भी है, नॉन करेंट
इन्वेस्टमेंट्स भी है आपका, करेंट इन्वेस्टमेंट में इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड कैश इक्विवेलेंस पे। और इस बार देखो टोटल दोनों का अलग अलग है, तो बैलेंस शीट में क्योंकि 2 साल है ना तो टोटल अलग अलग भी हो सकता है। और यहाँ पे भी देखो 2021 पहले लिखा है, 2020 बाद में लिखा है, क्योंकि नॉर्मली जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं किसी कंपनी का तो करंट ईयर को पहले लिखना होता है, प्रीवियस ईयर का अमाउंट बाद में लिखना होता है। लेकिन जब हम आंसर बनाएंगे कॉमन साइज या कॉम्पेरेटिव तो पहले हम प्रीवियस ईयर लिख लेंगे, फिर बाद में करंट ईयर लिखेंगे। तो अब आ जाओ जी यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखो। इसमें भी क्या करेंगे, डिट्टो इसको कॉपी पेस्ट कर देना है, बस 2021 वाला पहले, 2020 वाला पहले, 2021 वाला बाद में लिखना है, ईयर को चेंज कर लेना है और डिट्टो सेम कॉपी पेस्ट करना है और 2 एक्स्ट्रा कॉलम बनाना है। तो इस 2 एक्स्ट्रा कॉलम का क्या नाम है, परसेंटेज ऑफ, यहाँ पे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं होना है, परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट होना है। ये रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो होता है ना वो आपको इनकम स्टेटमेंट में होता है। तो इसे जो आपको लिखना है ना, ये जो है ये परसेंटेज ऑफ टोटल लिखना होता है, परसेंटेज ऑफ टोटल, या तो टोटल एसेट्स या टोटल लायबिलिटीज, परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स या टोटल लायबिलिटीज लिखना होता है। और 2020 को पहले लिखना है, 2021 को बाद में लिखना है। ठीक है जी, ये ईयर बदल दिया है, 2021 को पहले, 2000, ये देखो यहाँ पे आओ ना आप, जो है यहाँ पे भी आंसर है, सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है, आ जाओ जी सबसे लास्ट वाले क्वेश्चन में। ये थोड़ा सा डिफरेंस दिया हुआ है, जैसे कि ये रहा, आपको क्या लिखना है, परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल, परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल लिखना होता है। और जो है आपका ईयर जो है पहले आ जाएगा, जो पहले वाला ईयर है, और बाद वाले ईयर को हम बाद में लिखते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, यहाँ पे, तो ये 2020 पहले लिखेंगे, 2021 बाद में लिखेंगे, यहाँ पे भी 2020 पहले, 2021 बाद। सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट कर दिया। देखो जी दिखा दूँ आपको, 2020 की बात कर लें पहले, शेयर कैपिटल 18 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 6 लाख, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 12 लाख, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स 12 लाख। तो ये मैंने डिट्टो यहाँ पे कॉपी कर ला, शेयर कैपिटल 18 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 6 लाख, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। इस वाले करंट ईयर का जो है 32, 8, 16, 8, तो हमने लिख दिया 32, 8, 16, 8। सेम इसमें भी एसेट साइड में भी हमने वही सेम चीज़ लिख दिया। एसेट साइड में 16, 6, 8, 12, 6, तो हमने लिख दिया 16, 6, 8, 12, 6। और करंट ईयर 2021 वाला बाद में लिखना है, 18, 8, 10, 16, 12, तो हमने लिख दिया 18, 8, 10, 16, 12। ठीक है, क्योंकि ये 2021 का अमाउंट है, ये लिख दिया। अब हमें इसमें क्या करना है, देखो इसमें टोटल कितना है, तो 2020 के लिए टोटल चाहे तो आप एसेट साइड का टोटल, लायबिलिटी साइड का टोटल कोई भी ले सकते हो, दोनों का टोटल सेम ही रहेगा उस पर्टिकुलर ईयर में। 2021 में कितना है, 64 एंड 64। तो पहले हम 2020 की बात कर लें, 2020 की बात कर लें। ठीक है जी, 2020 में क्या हो जाएगा, ये जो आपका आया हुआ है कितना, 18 लैक्स डिवाइडेड बाय टोटल 48 लैक्स इंटू 100। दोनों परसेंटेज चेंज ही निकालना है। ठीक है जी, दोनों परसेंटेज चेंज ही है, क्योंकि ये कॉमन साइज है, क्योंकि ये कौन सा है, कॉमन साइज स्टेटमेंट है। तो आपने क्या किया, 18 लैक्स डिवाइडेड बाय 48 लैक्स इंटू 100, ये आपका आएगा 37.5। फिर उसके बाद है रिजर्व एंड सरप्लस 6 लैक्स, तो आपको 6 लैक्स डिवाइडेड बाय 48 लैक्स करना है और इंटू 100। सभी में 48 लैक्स से डिवाइड करते चले जाओ 2020 के डेटा में। फिर आपको 12 लैक्स डिवाइडेड बाय 48 करना है इंटू 100, तो आपको ये आ जाएगा कितना, 25%। फिर आपको करना है 12 फिर से डिवाइडेड, तो सेम ही आया। तो ये सब परसेंटेज में ऊपर में ही यहाँ पे परसेंटेज लिख देना है स्टार्टिंग में। ये सारे अमाउंट इस बार किस में है, तो परसेंटेज में, तो हमने पहले ही यहाँ पे ब्रैकेट में परसेंटेज लिख देना है। ओके, हर बार परसेंटेज लिखने की ज़रूरत नहीं। सेम एज इट इज़ एसेट साइड में आ जाते हैं, तो ये 16 लैक्स है, तो 16 लैक्स डिवाइडेड बाय 48 लैक्स इंटू 100, तो आपका आ जाएगा 33.33%। फिर 6 लैक्स डिवाइडेड बाय 48, तो 12.5%। 8 लैक्स डिवाइडेड बाय 48, तो 16.6666%, तो 16.67 लिख दिया। फिर से 12 लैक्स डिवाइडेड बाय 48 ऊपर भी करा था, तो 20% आ जाएगा। और 6 लैक्स डिवाइडेड बाय 48, तो आपको 12.5% आ जाएगा। अब मैं 2021 वाले की बात करूं, परसेंटेज चेंज, तो इसमें आपको क्या करना है जी, इसमें आपको क्या करना है 2021 में, 2021 का टोटल है 64 और ये है आपका यहाँ पे 32, 8, 16, 8। तो आप इस बार क्या करोगे, इस बार क्या करोगे, हाँ जी, इस बार जो है आपको 32 लैक्स डिवाइडेड बाय 64 लैक्स,
इंटू 100 करना है, तो ये 50% आएगा। 8 lakhs ये सारे रफ में करना है, डिवाइडेड बाय 64, या आप नीचे वर्किंग नोट में भी कर सकते हो। तो ये जो आ जाएगा आपका कितना आएगा 12.5%। फिर से 16 लाख डिवाइड बाय 64 तो 25%, 16 4 जा 64 होता है। 8 lakhs डिवाइड बाय 64 तो 8 जा होता है 64 तो 12.5%। आसान सा रहेगा, कोई भी मुश्किल नहीं रहेगा। तो हमने कॉमन साइज कॉम्परेटिव साइज के दोनों के एक एक क्वेश्चंस कर लिए, और टी.एस. गिरवाल सर के बुक के क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 26 हमने कर लिया। बैलेंस शीट वाले के लिए जो है ना, चाहे कॉमन हो चाहे कॉम्परेटिव, एक भी क्वेश्चन तो आप कर लोगे, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम। ठीक है जी। इसके ऊपर टोटल कितने हैं, कॉमन साइज पे सिर्फ 3 ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26। कॉम्परेटिव साइज बैलेंस शीट पे क्वेश्चन 1 से लेकर 7 तक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको करा दिया है, 1, 2 करा दिया, फिर 3, 4, 5, 6 और 7। तो ये आप होमवर्क में भी कर सकते हो। वैसे यहाँ पे सबका आंसर्स भी है, देखो एक बार दिखा दूँ, फिर उसके बाद जो हम लोग जो है इनकम स्टेटमेंट पे आ जाएंगे। रुको, तो पहले आपको ना इनकम स्टेटमेंट ही करा देता हूँ, कंसेप्ट, फॉर्मेट और एक एक क्वेश्चन, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट एंड कॉम्परेटिव साइज। तो देखो जी, इसमें थोड़ा आपको दिमाग देने वाली बातें, इसमें थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं टी.एस. गिरवाल सर के क्वेश्चन भी कराऊंगा इसी लेक्चर में, बट लास्ट में कराऊंगा सारे क्वेश्चन, ताकि जिनको कंसेप्ट करके और खुद से होमवर्क करना है वो आसानी से आप कर सकते हो। अदरवाइज आपकी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, डाउट है, नहीं सॉल्व हो रहा है, तो आपको उसका जो है नीचे में मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशंस, किस क्वेश्चन का सॉल्यूशंस कितने कितने मिनट पे, तो उसके अंदर भी आप जो है जाके डायरेक्टली उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हो। अब जो है हम लोग स्टार्ट करें कॉमन और कॉम्परेटिव साइज ऑफ इनकम स्टेटमेंट। मेनली इनकम स्टेटमेंट पे आ रहा है, तो एक तो आपको पहले कॉम्परेटिव साइज का करा दो। तो कॉम्परेटिव और कॉमन में इसमें भी डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एब्सोल्यूट चेंज है, इधर परसेंटेज चेंज है, और इस बार परसेंटेज किसका होता है, टोटल रेवेन्यू का होता है। परसेंटेज हमेशा क्या होता है ना, जितने भी आइटम्स है उसको डिवाइड करना है सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, जिसको नेट सेल्स भी कहते हैं। सभी को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से आप डिवाइड करना है, इसीलिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का टोटल हमेशा 100% ही आएगा ऑलवेज, क्योंकि इसको इसी से डिवाइड करोगे इंटू 100%। बाकी सबका आंसर अलग अलग आ सकता है, 100% से ज़्यादा भी हो सकता है किसी आइटम का आंसर। और जब मैं बात करूँ ना कॉमन साइज वाले का, तो इसमें क्या है, इसमें भी परसेंटेज है, इसमें भी परसेंटेज है। तो करेंट वाला जो है परसेंटेज चेंज किसका है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ करेंट ईयर, और प्रीवियस ईयर वाले में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ प्रीवियस ईयर, दोनों के टोटल। तो इस बार भी 100% रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है दोनों साल का 100% ही आएगा, बाकी सब अलग अलग आएगा। इसमें भी आपको 2 एक्स्ट्रा कॉलम बनाने, बट इसमें आपको डिट्टो कॉपी पेस्ट नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चंस डिफरेंट हो सकता है। ये जो आपका SPL वाला है, इनकम स्टेटमेंट का कॉमन साइज हो चाहे कॉम्परेटिव साइज हो, इसका आपको स्टेटमेंट जो है ना, जो चैप्टर 1 में पढ़ा था वैसे आपको लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। कैसे, तो यहाँ पे आ जाओ जी, ये वाला, चाहे कॉम्परेटिव बनाओ चाहे इनकम बनाओ, स्टेटमेंट बनाने का तरीका सेम है, बस ये वाला कॉलम बदल जाता है। यहाँ एब्सोल्यूट चेंज है, और कॉमन साइज में दोनों परसेंटेज चेंज रहता है। यहाँ पे एक तो एब्सोल्यूट चेंज, एक परसेंटेज चेंज। कॉमन साइज में आपको क्या है, दोनों परसेंटेज चेंज ही है, दोनों कॉलम परसेंटेज चेंज। बाकी इधर का जो फॉर्मेट आइटम जो जैसे लिखते हैं, आपको ऐसे डिट्टो याद करना पड़ेगा, ये आपको फॉर्मेट लर्न करना पड़ेगा। चैप्टर 1 में आपने अगर लर्न कर रखा है टर्म 1 में, अच्छी बात, नहीं तो यहाँ पे लर्न कर लो। देखो जी, ये बहुत सारे आइटम लिखे हैं, इसको सिंपल लर्न करने का क्या तरीका मैं वो भी बता देता हूँ। देखो आपको क्या करना है, मेनली जो इसमें है टोटल क्या क्या है, देखो जी, देखो सबसे पहले जो है ना वो है आपका रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रिवेन्यू का मतलब रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसे आप नेट सेल्स भी कहते हो। तो आप एक तो याद रखो रिवेन्यूज़, ठीक है जी, एक तो आपको याद रख लेना है रिवेन्यूज़। रुको, रिवेन्यूज़, ठीक है जी। अब आप सुनो, रिवेन्यू में आप आइटम 2 लेस करोगे जी, आइटम 2 कौन सा भाई, रिवेन्यू में यदि आप एक्सपेंसेस लेस करोगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा जी, आपके पास निकल के आएगा प्रॉफिट्स। भाई इनकम हो रिवेन्यू, मतलब कि भाई जितनी आपने आमदनी कमाई उसमें खर्चे घटाओगे तो आपको प्रॉफिट आएगा। इस प्रॉफिट को हम बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, शॉर्ट में बोलो तो PBT, और कैश फ्लो में भी ये आता है PBT PAT, यानी PBT प्रॉफिट बिफोर टैक्स, PAT प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो रिवेन्यू में एक्सपेंस माइनस कर दोगे आप
तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और इसमें आप क्या कर दो, टैक्स को लेस कर दो, ठीक है जी, टैक्स को लेस कर दो, तो आपके पास आ जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बस इतना याद रख लो, ठीक है जी, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा स्टेटमेंट। मतलब रिवेन्यू में एक्सपेंस माइनस कर दो तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया, और उसमें आप जो है टैक्स माइनस कर दो तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। सो सिंपल, बड़ा ही आसान है। अब इसी के ऊपर बेस्ड है आपका इनकम स्टेटमेंट। तो इसमें आपको याद रख लेना, रिवेन्यू में दो आता है, एक आता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और एक होता है अदर रिवेन्यू। एक तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है, जो जिस चीज़ का मेन बिजनेस है आपका, तो उससे जितने भी पैसे आए, भाई जिस चीज़ का बिजनेस है, मान लो स्टेशनरी शॉप का बिजनेस है, तो आप स्टेशनरी सेल करते हो, तो उससे जो आमदनी आए, उससे जो पैसे आए, उसे हम रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं, यानी नेट सेल्स। और बाकी और भी अदर इनकम हो सकती है, जैसे कोई कमीशन मिल गया, अपने कंपनी के शेयर लिए हुए, इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं तो उस पर इंटरेस्ट मिल गया, डिविडेंड मिल गया, रेंट रिसीव्ड हो गया, कोई भी अदर इनकम, तो वो अदर इनकम में आता है। ये चैप्टर 1 में हमें पढ़ना था। इसके बाद जो है आपका नीचे में कई सारे एक्सपेंसेस हैं, तो उसके मेन हेडिंग्स हैं, तो ये एक्सपेंसेस आपको दिया होगा, तो आपको आसान है, याद करना भी आसान है, फॉर्मेट मैं साथ में याद करा दे रहा हूँ। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और बाकी अदर इनकम, जो भी इनकम आती है, रिसीट्स आती हैं, वो अदर इनकम में आ गई। बाकी सारे एक्सपेंस हैं, तो मेनली यही हेडिंग्स दिया रहेगा आपको, मेन ये हेडिंग्स ही रहेगा, ठीक है, अलग से इसके अंदर के आइटम भी नहीं रहेगा, हेडिंग्स ही रहेगा। तो आपको बाकी के एक्सपेंसेस को एक साथ हेडिंग डाल के लिखना है एक्सपेंसेस। इसमें आप क्या लिखोगे, तो इसमें टोटल 6 सब हेडिंग्स होते हैं। नंबर 1 कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, जिसको हम शॉर्ट में COMC बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। दूसरा होता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। थर्ड जो होता है चेंज इन इन्वेंट्रीज होता है, चेंज इन इन्वेंट्री डेल्टा आई। और इन्वेंट्रीज का मतलब 3 चीज़ें होती हैं। नंबर वन एक तो होता है आपका कौन सा, एक तो होता है आपका रॉ मटेरियल, दूसरा वर्किंग प्रोग्रेस, एंड तीसरा होता है फिनिश गुड्स। तो 3 टाइप के आपको इन्वेंट्रीज मिल सकते हैं, कई बार एक ही भी मिलेगा, कई बार 2 मिलेगा, कई बार तीनों मिल सकता है। तो 3 टाइप के इन्वेंट्रीज कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है आपका क्या, हाँ जी, फिनिश गुड्स, वर्किंग प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। तो दीज आर दी 3 टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज। इसके अलावा सब चीज़ लिखा रहेगा आपके क्वेश्चन में। थर्ड है इम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस। इम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस में कौन से आते हैं, जैसे हमारा कंपनी है, हमारे कंपनी के अंदर बहुत सारे वर्कर्स, लेबर्स काम कर रहे हैं, तो उसको जो सैलरी दे रहे हैं, वेजेस जो दे रहे हैं, वो सारे इसमें आते हैं, इम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस के अंदर आते हैं। इम्प्लॉय स्टाफ को जो भी आप खर्चे उस पर खर्च कर रहे हो, एक्सपेंस कर रहे हो, उसको। फिर है फाइनेंस कॉस्ट में क्या आता है, जो आपने फाइनेंस लिया हुआ है, कंपनी आप चला रहे हो, अपनी इक्विटी शेयर क्या किया था, इशू करा था, डिवेंचर इशू करा था, कोई लोन लिया हुआ है, तो उसके बदले में उसे जो पैसे पे करो, लाइक इंटरेस्ट, ठीक है जी, ऑन लोन, ऑन डिवेंचर, दीज आर नोन एज फाइनेंस कॉस्ट। तो आपको सीधा सीधा फाइनेंस कॉस्ट ही दिया रहेगा। ओके, मैं साथ साथ में एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ ताकि आपको याद। फिर है आपका नेक्स्ट है जी डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स पे होता है, एमोटाइजेशन इनटेंजिबल एसेट्स का होता है, तो वो खर्चे आ जाएंगे अगर गिवन है। और बाकी अगर कोई अदर खर्चा है तो वो सारे यहाँ पे डाल दो अदर एक्सपेंस के अंदर। इन सब का आप टोटल एक्सपेंस लिख लोगे। तो ये आपका क्या बन गया, एक तो है आपका क्या, आइटम नंबर 1 एंड 2, इसका टोटल है आइटम नंबर 3, 1 एंड 2 का टोटल करा है, तो ये आपका आइटम नंबर 3 बन गया, ठीक है जी। इसके बाद आपने क्या किया है, इसके बाद आपने एक्सपेंसेस बहुत सारे लिखे हैं, टोटल 6 एक्सपेंसेस, और इन सबको आपने टोटल कर दिया, तो ये आपका बन गया टोटल एक्सपेंस का कॉलम नंबर 4, आइटम नंबर 4। ये है आपका 3, ये है आपका 4, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो जब टोटल रिवेन्यू में आप टोटल एक्सपेंस को माइनस कर दोगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, तो वही आया आइटम नंबर 5, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3 - 4। और इसमें आपने टैक्स एक्सपेंसेस यानी टैक्स लेस कर दिया, तो आइटम नंबर लास्ट में 6 आ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसे आप पैट कहते हो शॉर्ट में, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स को PBT कहते हो, बस। तो करंट ईयर, इसमें भी आपको प्रीवियस ईयर पहले लिखना है, करंट ईयर बाद में लिखना है। क्वेश्चन में करंट ईयर पहले देता है, प्रीवियस ईयर बाद में देता है। और 2 एक्स्ट्रा कॉलम एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज निकाल देना आपको, बस खत्म, ठीक है जी। एकदम सेम डिटो कॉमन साइज स्टेटमेंट का फॉर्मेट है, ठीक है जी। ये आइटम जो है ना, ये यहाँ पे इसको भी 1 लिखना है, इसको 2 लिखना है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है, ये टोटल 4 का है, ये आइटम नंबर 5 है, ये 6 है, और ये 6 है। इसको तो आपको लेस करना है टैक्स को, बस, ठीक है जी। तो ये आ जाता है आपको। इसमें आपको सिर्फ ये चेंज करना है, परसेंटेज
चेंज हो जाता है, एब्सोल्यूट चेंज वाला परसेंटेज में आ जाता है, दोनों परसेंटेज में। अब आइए ज़रा इसके क्वेश्चन देखते हैं, एक एक क्वेश्चन पहले दोनों के करा दो, फिर टी एस ग्रेवाल सर के क्वेश्चन पे आएंगे। तो ये सेम क्वेश्चन आपके टी एस ग्रेवाल सर के बुक में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11, कॉम्पेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन जो स्टार्ट होता है वो क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन जो है आपका 18 है। यहाँ पे आ जाओ जी, दिखा देता हूँ आपको। 9 से लेके क्वेश्चंस 18 हैं आपके बुक में। स्टार्टिंग में 7 क्वेश्चन तो कॉम्पेरेटिव और बैलेंस शीट के हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9 जो है कहाँ है, क्वेश्चन 9 सॉरी 7 है। तो क्वेश्चन 8 से लेके आपके जो हैं क्वेश्चन 16, 17, 18 तक के जो हैं आपके क्वेश्चन जो हैं 18 तक के वो है आपके किस पे, कॉम्पेरेटिव ऑफ इनकम स्टेटमेंट। एंड 19 से आपका जो है कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ एसपीएल इनकम स्टेटमेंट स्टार्ट हो जाता है 19 से लेके 23 तक। तो 5 क्वेश्चन है। और फिर उसके बाद लास्ट में जो है 26 मैंने करा दिया ऑलरेडी आपको, 26, 25, 24 जो है कॉमन साइज ऑफ बैलेंस शीट है। ठीक है जी। तो आइए ज़रा यहाँ पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये है किसका, कॉम्पेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या फिर इनकम। ठीक है जी, या एसपीएल। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका आपको कॉम्पेरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाना है। तो क्वेश्चन में देखो इनकम भी दी हुई है, रेवेन्यूज़ भी दिया हुआ है, एक्सपेंसेस भी हैं, सारे एक्सपेंसेस इस बार तो आपको एक ही करके फॉर्मेट वाइज दिया हुआ है। तो जब फॉर्मेट वाइज है तो डिट्टो इसको कॉपी पेस्ट कर लेना है, इसको सेम। और 2019 पहले है, 2018 बाद में है, तो आपको इस ईयर को बस बदल देना है। 2018 पहले आ जाएगा, 2019 बाद में आ जाएगा। ये सेम डिट्टो फॉर्मेट वाइज दे देगा तब तो आसान है, लेकिन एग्जाम में फॉर्मेट वाइज ज़्यादातर नहीं देता इनकम स्टेटमेंट। कैसे सर, कैसे देखो, तो इसके क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं। यहाँ पे आ जाओ जी। क्वेश्चन नंबर 11 तो ठीक था, 11 से पहले जब आप क्वेश्चन 8, 9 पे आओगे तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपको इस टाइप से भी दे देगा, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम एक्सपेंसेस 2020 का, 2019 का। तो इसको आपको फॉर्मेट वाइज बना के लिखना है, डायरेक्टली इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना है। तो इसमें आपको फॉर्मेट थोड़ा सा लर्न करना पड़ता है इनकम स्टेटमेंट का, चाहे वो कॉमन साइज हो चाहे कॉम्पेरेटिव। बैलेंस शीट में तो रटने की जरूरत नहीं, जो दिया रहेगा उसे सीधा कॉपी पेस्ट करना है। ज़्यादातर बैलेंस शीट का क्वेश्चन जो है फॉर्मेट वाइज करके ही दिया रहता है। ओके, तो आइए ज़रा यहाँ पे पहले तो 11 में करा दूँ, ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे भी बढ़ेंगे। तो 11 में आपने सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट करा, यहाँ पे 2018 पहले लिख दिया, 2019 बाद में लिखा। ये रुपीज़ का है सिंबल और एब्सोल्यूट चेंज है, क्योंकि कॉम्पेरेटिव स्टेटमेंट है तो एब्सोल्यूट चेंज आएगा। यहाँ पे कॉमन साइज होएगा तो परसेंटेज आता है, चाहे वो बैलेंस शीट हो चाहे इनकम स्टेटमेंट हो। और लास्ट का एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाया परसेंटेज चेंज, और ये सारे परसेंटेज में। तो हमने सेम सारी चीज़ें लिख दी हैं। ठीक है जी, सेम एज जो ऊपर में था 3 लाख 180 20 15 5, फिर इसका टोटल एक्सपेंस का, और फिर है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये सारे आए हुए हैं। तो यहाँ पे भी हमने ये सारी चीज़ें डिट्टो कॉपी कर दी और 2019 का डेटा भी लिख दिया। ठीक है जी। अब हमने क्या कर दिया, अब हमने यहाँ पे क्या किया, एब्सोल्यूट चेंज नंबर 1 एंड परसेंटेज चेंज। तो एब्सोल्यूट चेंज में सेम देखो जी, कंपेयर करो। 2018 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3 लाख से 2019 में 3,50,000, तो इंक्रीज़ हुआ है, तो उसको आप नॉर्मल दिखाओगे 50,000 का। और परसेंटेज में कैसे करोगे, ये 50,000 डिवाइडेड बाय बेस ईयर। ऑलवेज रिमेंबर, बेस का मतलब है प्रीवियस ईयर से आप डिवाइड करोगे और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। सेम उसके बाद आगे है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 1,80,000 एंड 2,10,000, 1,80,000 एंड 2,10,000। तो इस बार क्या हुआ है, इस बार भी इंक्रीज़ हुआ है, कितने का, 30 का। तो हमने 30 लिखा। परसेंटेज चेंज निकालने के लिए फिर से आप 30,000 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर का अमाउंट 1,80,000 और इंटू 100 कर दोगे, इंटू 100 कर दोगे, तो आपका आ जाएगा 16.67%। अब ये दोनों इक्वल इसलिए आ रहा है क्योंकि आप आंसर निकालोगे तो आएगा, अमाउंट अलग अलग बट स्टिल परसेंटेज सेम आ रहा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब थर्ड वाला देखो ज़रा, ये इंपॉर्टेंट, ये 20 है फिर 15 हो गया, इस बार डिक्रीज़ हो गया, डिक्रीज़। तो डिक्रीज़ हुआ है एब्सोल्यूट चेंज में कितने का, 5 का। तो आप माइनस को ब्रैकेट में करके दिखाते हो और इसका परसेंटेज भी ब्रैकेट दिखाओगे। इसका परसेंटेज भी कैसे आएगा, तो 5,000। ठीक है, परसेंटेज निकालते वक्त जो है ना माइनस को साइन इग्नोर करते हैं भाई। 5,000 डिवाइडेड बाय, इस बार 15,000 मत कर देना, 20,000 ही करना है। 2018 के अमाउंट से सबको डिवाइड करना है, तो ये आएगा आपका कितना, 25%। वैसे ही सेम आगे का सारा एज इट इज़ कर देना है। 15 से 17
500, 2500 का इंक्रीज़ हुआ और डिवाइड करा तो 16.67। 5000 पहले था, अब 7500 हुआ तो 2500 से इंक्रीज़ है, और 2500 डिवाइडेड बाय 5000 करा तो 50% आया इस बार। टोटल का भी निकालना होता है परसेंटेज। पहले टोटल था पिछले साल 2020, अब इस साल टोटल हो गया है कितना 2,50,000। तो 2,50,000 है तो 30,000 का क्या हो गया है इंक्रीज़। तो 30,000 डिवाइडेड बाय 2,20,000 इंटू 100 तो 13.666% आएगा, तो हम 13.67 लिख देंगे। इसके अलावा जो है आपने 1 - 2 करना है। यहाँ पे पहला आइटम माइनस दूसरा, यानी रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस कर देना है। तो आपको कितना आ गया आंसर, आपका आ गया 3 लाख माइनस 2,80,000, तो 80,000 का आ गया। फिर इस साल में 350 माइनस 250 तो 1 लाख आ गया। अब यहाँ पे एब्सोल्यूट चेंज 80,000 से 1 लाख तो 20,000 का इंक्रीज़, 20,000 डिवाइडेड बाय 80,000 इंटू 100 तो 25%। अब उसके बाद है इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स 24,000 और 30,000 ये गिवन है। अब 24 से 30,000 तो 6,000 का इंक्रीज़, तो 6,000 डिवाइड बाय 24,000 इंटू 100 25%, और इसका भी टोटल। तो लास्ट में जो है ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे आता है बेसिकली, तो आपने क्या किया, ये जो पीबीटी है 80,000, इसमें माइनस करना होता है क्या इनकम टैक्स। तो 80 माइनस 24 56, और 1 लाख माइनस 30,000 इक्वल्स टू 70, और 56 से 70 हुआ तो 14,000 का इंक्रीज़। तो 14,000 डिवाइडेड बाय 56,000 यानी 14,000 डिवाइडेड बाय 56,000 इंटू 100 तो आपका आ जाता है 25%। तो दिस इज द सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 देखो जरा, यहाँ पे क्वेश्चन 22 जो है ये भी है इनकम स्टेटमेंट का, बट इस बार कॉमन साइज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ हरिदर्शन निकालना है, या कॉमन साइज ऑफ इनकम स्टेटमेंट ऑल्सो नोन एज कॉमन साइज ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसमें आपको देखो क्या दिया हुआ, अलग अलग ईयर का अलग अलग आइटम दिया हुआ है, फॉर्मेट वाइज नहीं है। इस बार फॉर्मेट वाइज नहीं है, देखो जी देखो, इस बार फॉर्मेट वाइज नहीं है, तो आपको खुद ही फॉर्मेट बना के करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो सॉल्यूशन में, और ये क्वेश्चन दिल्ली 2019 के कंपार्टमेंट का है। 2019 में, 2020 में क्या हुआ था, हाँ जी एग्ज़ाम हुआ था, 2021 में एग्ज़ाम नहीं हुआ था, अभी चल रहा है 2022, और 2019 उसके पहले का है, और ये कंपार्टमेंट का है। ओके, तो यहाँ पे एक और भी चीज़ है, टैक्स रेट जो है आपको 50% दिया हुआ, अमाउंट नहीं दिया हुआ है, तो आपको खुद ही टैक्स निकालना पड़ेगा। और 50% किसका होता है, तो जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है ना उसका होता है, सेल वेल का मत निकाल देना। तो आप फॉर्मेट बना के करोगे, तो फॉर्मेट आपको इसके लिए याद रखना है। सबसे पहले क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर रेवेन्यू और उसका टोटल। तो हमने यहाँ पे लिखा था कौन सा, ये है आपका आइटम नंबर 3, पहला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आइटम नंबर 2 अदर रेवेन्यू, और चौथा जो होता है वो एक्सपेंसेस है, टोटल का एक्सपेंस टोटल ही रहता है। फिर ये फिफ्थ आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो आप लिखोगे 3rd - 4, ये आता है इस टाइप से। इसमें नोट्स नंबर लिखा है, तो नोट नंबर भी आप एज कॉपी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसमें आप क्या करो, सबसे पहले 2018 2019, ये सर ये 18-19 है और 17-18 है, तो एक्चुअली में ये 2018 जो है ना ये 17-18 है, और ये जो है आपका 18-19 ऐसे करके लिखना ये रुपीज़ में। और इस बार दोनों परसेंटेज ही है, परसेंटेज चेंज ही है, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट सेल्स, दोनों परसेंटेज के टर्म्स में है, परसेंटेज के टर्म्स में। ठीक है जी, ये परसेंटेज के टर्म्स में है, ये भी परसेंटेज। इस बार कोई एब्सोल्यूट चेंज नहीं, बिकॉज दिस इज योर कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो याद रख लेना, कॉमन साइज चाहे बैलेंस शीट का हो चाहे इनकम का हो, दोनों कॉलम परसेंटेज वाला बनता है। कॉम्परेटिव होएगा तो एक होता है एब्सोल्यूट चेंज का और दूसरा होता है आपका परसेंटेज चेंज का, चाहे बैलेंस शीट हो चाहे इनकम स्टेटमेंट। अब यहाँ पे आओ, तो आपने क्या किया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 10 लाख। फिर उसके बाद है क्या, अदर रेवेन्यू। तो सर ये तो परचेज दिया हुआ है, लेकिन दोस्त ये जानबूझ के देखो, इसको पढ़ना है, अदर इनकम्स कहाँ हैं, ये नीचे दिया हुआ है। तो आपको अदर इनकम नीचे है, लेकिन उसको लिखना पहले, क्योंकि पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर अदर इनकम, फिर उसका टोटल। तो 60,000 है करेंट ईयर का, तो 60, और इन दोनों का टोटल लिख लिया, तो 10 + 51 10 लाख 50, 20 लाख + 60 तो 20 लाख 60,000। ठीक है जी, इन दोनों का टोटल भी लिख दिया। अब एक्सपेंसेस का हेडिंग डालना है, और बाकी एक्सपेंसेस लिखने कौन कौन से, परचेज इन स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री, अदर एक्सपेंसेस। तो ये 3 एक्सपेंसेस है, तो परचेज इन स्टॉक इन ट्रेड, फिर है चेंज इन इन्वेंट्री एंड अदर एक्सपेंस। ईयर कौन कौन सा है, ईयर में गलती मत कर देना, कई बार लिखते समय भूल जाते हैं हम जल्दीबाजी में।
तो जिस ईयर का अमाउंट जो है उसी में लिखना है। तो 2017-18 का 4,20,000, फिर 80,000, फिर 80,000, 30,000 है अदर एक्सपेंस तो 30,000। 2018-19 का परचेज इन स्टॉक इन ट्रेड है, कौन सा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 770, फिर है इन्वेंट्री वाला 120, फिर आपका 52 तो 52 लिख दिया। अब इसमें दोनों में क्या करना है, परसेंटेज चेंज ही निकालना है, एब्सोल्यूट नहीं निकालना। और उसको किससे डिवाइड करना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से यानी नेट सेल। तो देखो आप कैसे निकालोगे, पहले का तो 100% आता है, 100%। कैसे, ये जो आया है 100, ये आया है कैसे, 2017-18 का 10 लाख है, 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100। 2019 का जो है 20 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100। ठीक है जी, अलग अलग कर दे रहा हूँ, ये 17-18 का, ये 18-19 का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ ध्यान से देखो। अब नेक्स्ट जो है आपका है क्या, 50,000 और 60, एब्सोल्यूट चेंज नहीं है, इस बार डायरेक्ट निकालना है परसेंटेज में। तो आप क्या करोगे, अदर इनकम कितनी है 17-18 की 50,000, तो 50 के अपॉन में 10 लाख से डिवाइड करना है, 10 लाख मतलब 100 के और इंटू 100। इसका कितना है 60,000, तो आप क्या करोगे 60 के डिवाइडेड बाय 20 लैक्स है तो 200 के होता है और इंटू 100। ठीक है जी, तो आप परसेंटेज निकालोगे तो ये 5% आएगा और ये 3% आएगा। फिर टोटल है कितना 10,50,000, तो इसका कैसे निकालोगे 10,50,000 इंटू 100 सब में आएगा और डिवाइडेड बाय, इस बार भी टोटल आपको किससे ही करना है 10 लाख से ही करना है। तो सबको रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड करते चले जाओ और मल्टीप्लाई 100 करते चले जाओ उसी ईयर का, तो ये आ जाएगा 105%। इसके बाद ये 20,60,000 है, तो 20,60,000 करो डिवाइडेड बाय कितना 20 लाख से, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 20 लाख, तो इसका आंसर आएगा 103%। ये रहा 103%। फिर उसके बाद आप क्या करोगे भाई, उसके बाद क्या करोगे, ये 420 है, 420 डिवाइडेड बाय 10 लाख, 420 डिवाइडेड बाय 10 लाख करोगे, 420 डिवाइडेड बाय 10 लाख, तो आपका 42% आएगा। फिर आप करोगे 80,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख, तो आपका 8%, 30,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख 3%, 5,30,000 ये आया कैसे, 5,30,000 टोटल किया भाई एक्सपेंस का, ये टोटल एक्सपेंस का किया, तो 530 डिवाइडेड बाय 10 लाख तो आएगा 53%। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे आया है, तो आपको 530 और ये ऊपर में कितना है टोटल रिवेन्यू 10,50,000, तो 1050 माइनस 530 करोगे तो 520 आएगा। अभी खत्म नहीं हुआ, नीचे भी है 2 लाइन, लेस टैक्सेशंस करना है 50%, तो ये 50% किसका करा है आपने, इस 520 का 50% आएगा 260। तो जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसका हमें टैक्स निकालना है और उसमें से माइनस कर दोगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑल्सो नोन एज पैट, तो ये भी आ जाएगा आपका 260। ठीक है जी, तो ये है आपका कंप्लीट आंसर। और इसका परसेंटेज कैसे निकालोगे, तो 260 डिवाइडेड बाय सबको रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 260 डिवाइडेड बाय 10 लाख सबको उसी से डिवाइड करना है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। अब मैं इस ईयर की बात करूं तो यहाँ तक हमने कर लिया था, नहीं करा दोबारा, 770 डिवाइडेड बाय 20 लाख 38.5, 120 डिवाइडेड बाय 20 लाख 6%, 52,000 डिवाइडेड बाय 20 लाख 2.6%। फिर है टोटल एक्सपेंस है 9,42,000 डिवाइडेड बाय 20 लाख, इस साल का 20 लाख है। ठीक है जी, तो 47.1%। ठीक है, ये सबको दोबारा से मिटा दे रहा हूँ, खिचड़ी ना बन जाए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो अब आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। अब यदि 11,18,000 है तो इसको भी डिवाइड करना है 20 लाख से, तो ये आएगा 55.9। इसमें जो है टैक्स निकाला 50%, तो इस बार भी 11,18,000 का 50% निकाला है तो 559,000 और इसको लेस कर दिया तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सेम 559,000। ज़्यादातर टैक्स का रेट 50%, 40%, 30% देता है। ठीक है जी, इतना ही रहता है, तो मैक्सिमम में 50% रहेगा, तो जितना टैक्स है उतना ही PAT आता है। और इसको भी डिवाइड किससे करोगे, इस 20 लाख से, तो आपका ये आ जाएगा। तो दिस इज़ दी व्हाट 4 एग्जाम्पल्स ऑफ 4 स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ इनकम या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो हमने ये 4 क्वेश्चंस भी कर लिए, चारों क्वेश्चन TS ग्रेवाल सर के बुक से ही थे। अब आ जाओ जी मेनली यहाँ पे, तो देखो बैलेंस शीट वाले तो बड़े ही आसान सवाल है, मैं आपको बता दूँ। देखो जी, देखो बैलेंस शीट के तो सारे आसान वाले, चाहे कॉम्परेटिव हो कॉमन हो, तो उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना।
मेनली इनकम स्टेटमेंट का है, क्योंकि उसमें फॉर्मेट है तो 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो भी आपको करा दूँ, तो एक एक करके करते हैं। सुनो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ये बैलेंस शीट वाला है, तो डिट्टो जैसा दिया हुआ है, तो इस बार थोड़े से अलग दिए हुए हैं, तो आपको थोड़ा सा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। बट बैलेंस शीट के ज़्यादातर क्वेश्चन देखा गया है वो फॉर्मेट वाइज बन के आता है, इसमें नहीं है तो आपको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको याद रख लेना है। तो पहला इक्विटीज़ लायबिलिटीज़, टोटल एसेट्स एसेट्स, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करेंट लायबिलिटी करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट एसेट्स करेंट एसेट। तो इसमें मेनली मेजर हेड्स ही दिए हुए 2000 क्या है 21 और 2020, तो पहले आपको 2020 2021, तो ये जो पहला क्वेश्चन इस टाइप का नॉर्मली आएगा नहीं, बट स्टिल एब्सोल्यूट चेंज परसेंटेज चेंज। तो एब्सोल्यूट चेंज में दोनों का डिफरेंस लिखते चले जाओ, जो नेगेटिव आएगा उसको माइनस में, तो जो कुछ भी चेंज नहीं है उसको 0 यानी डैश डैश लिख दोगे। और परसेंटेज निकालने के लिए सबको डिवाइड करना है इसके टोटल से इसके टोटल से, जो टोटल एसेट्स टोटल लायबिलिटीज़ है, तो दोनों सेम ही होता है, तो जिस ईयर का टोटल है उसी ईयर से डिवाइड करते रहना है तो आ जाएगा। तो जैसे कि 7,50,000 डिवाइडेड बाय 25, उल्टा बोला ना, ये तो कॉमन साइड में, ये 7,50,000 डिवाइडेड बाय 15 लाख उसके सामने बेस ईयर का, ये वाला तो 0 है। नेक्स्ट है 5 लाख डिवाइडेड बाय 2,50,000, तो आपका 200%। फिर है 12,50,000 डिवाइडेड बाय 25 लाख, तो ये आ गया आपका 50%। तो ऐसे आप निकाल लोगे। क्वेश्चन सेकंड पे आ जाओ, देखो फॉर्मेट बना है, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन अभी सेकंड वाला आपको करवाया था। क्वेश्चन थर्ड पे आ जाओ, देखो जी पूरा का पूरा फॉर्मेट है, इसको डिट्टो कॉपी पेस्ट करना है, और इधर पे कॉलम एक्स्ट्रा जो है 2 बनाना है, ये एब्सोल्यूट चेंज और ये आपका परसेंटेज चेंज आ जाएगा। परसेंटेज में एब्सोल्यूट चेंज जो है रुपीज़ में आता है, और ईयर बदल देना 2018 2019, 2019-18 लिखा है तो 2018-19 कर देना है। तो ये देखो, तो हमने क्या किया यहाँ पे, पहले लिख दिया है 2018 फिर 2019, एब्सोल्यूट चेंज रुपीज़ में, परसेंटेज चेंज परसेंटेज में, अमाउंट लिखा, सब चीज़ कर दिया। 10 लाख से 15 लाख 5 लाख आ गया, और 5 लाख को डिवाइड करा है 10 लाख से 50%। फिर ये 10 लाख है 0 यानी कि सेम आ गया अमाउंट इस बार, तो सेम लिख दिया। फिर उसके बाद आपको दिख रहा होगा कितना ये टोटल है, टोटल कितनी है, ये वाली जो है आपकी शेयर होल्डर्स फंड, ये टोटल नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ये टोटल बार में बेकार में लिखा हुआ है, टोटल नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा भी। डायरेक्टली नॉन करेंट लायबिलिटीज़ पे आ जाओ, ये आ गया 2 लाख का, ये 3 लाख, 2 लाख से 8 लाख आया तो 6 लाख का इंक्रीज़, 2 से 5 लाख तो 2 लाख का इंक्रीज़ हो गया, 3 से 5 लाख तो, और 6 लाख को डिवाइड करा 2 लाख से तो 300%, 2 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख 66.67%। फिर टोटल 25 लाख और इसका 38 लाख, 25 से 38 13 लाख, और ये आ गया 52%। तो ये आसान ही, बहुत आसान है, आप आसान से कर सकते हो बाकी के नीचे के भी, ठीक है। बस आपको कैलकुलेशंस करनी होती है। क्वेश्चन 4 भी दिखा दूँ, ये होमवर्क है, आप कर लेना, इसमें कोई उतनी बड़ी बात नहीं है, कोई टेढ़ा खीर नहीं है। तो ये क्वेश्चन 2019 पहले है, 2018 बाद में है, सारा फॉर्मेट बनाया है, सीधा डिट्टो कॉपी पेस्ट करो, बस यहाँ पे 2018 पहले लिखो, 2019 बाद में लिखो। एब्सोल्यूट चेंज रुपीज़ के टर्म्स में होता है जी, परसेंटेज चेंज परसेंटेज में होता है। एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकालते हैं, तो ये कंपेयर करते रहो जी, कितना कितना इंक्रीज डिक्रीज होगा तो नेगेटिव लिखना है, तो इंक्रीज होगा तो पॉजिटिव। और परसेंटेज करने के लिए जितना भी चेंजेस आया है, जितना भी चेंज आया ये कितने 82,000 डिवाइडेड बाय इसके बेस ईयर यानी कि प्रीवियस ईयर के अमाउंट। फिर इसके बाद जो है आपका 82 डिवाइडेड बाय 344, तो ये आपका आ गया 2,58,000 डिवाइडेड बाय 4,38,000 इंटू 100, तो आपका 58.9%। तो ऐसे कर देना है। तो क्वेश्चन आप 7 तक अब आसानी से आप कर लोगे, कोई इतना मुश्किल नहीं है ये सारे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 8 से आते हैं कॉमन साइज वाले पे। क्वेश्चन नंबर 8 से कॉम्पेरेटिव ऑफ इनकम स्टेटमेंट है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, और कॉमन साइज ऑफ इनकम स्टेटमेंट, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आ जाओ जी, यहाँ पे देखो इसने दिया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम एंड एक्सपेंसेस, बस 3 चीज़ें दी हुई हैं। तो आपको इस बार स्टेटमेंट खुद से बनाना है, फॉर्मेट खुद से। पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर दूसरा है अदर इनकम। ये है आपका आइटम नंबर 1, कौन सा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम। अमाउंट लिख लिया आपने, क्या है 2019 पहले लिखना है, ये 2019 और 20 है ना, एक काम करो जी, ये था 2020 और ये 2021 है, ओके। अब ठीक है, तो 2020 पहले लिखा है, 2019-21 जो है बाद में लिखा, 2020 पहले 2021 बाद में लिखा, मतलब ये चीज़ें चेंज कर लेनी। अब अमाउंट भी 20 लाख 40 लाख, तो 20 लाख, अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, रुको आप एक काम करो, ये चेंजेस क्या है, इसे 2021 बना लो, ये 21 है, ठीक है। अब ठीक है 21, तो ये 30 लाख 360 इस बार सेम है। ईयर ध्यान दे देना है आपको, कोई दिक्कत नहीं, कई बार सेम दे देगा, कई बार उल्टा करके दे देगा।
तो सेम है 2020 इधर भी है तो 2020, 2021 तो 2021, तो 30 360 30 360, फिर इसका हमने टोटल कर दिया और फिर है एक्सपेंसेस 21, तो एक्सपेंसेस लिख दिया। ठीक है, वैसे ही सेम 2021 का भी लिख दिया 24 आ गया टोटल, एक्सपेंस दिया हुआ है 12 तो 12 लिख दिया। अब हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है, उसके बाद टैक्स है नहीं तो यहीं तक हो जाएगा, टैक्स रहता तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी निकालना है, अदरवाइज प्रॉफिट बिफोर तक निकालना है। तो हमने क्या किया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए हमने क्या कर दिया, ये जो आइटम नंबर कौन सा है, ये थर्ड है आपका एक्सपेंसेस, और ये आप फोर्थ निकाल रहे हो तो थर्ड, ये सेकेंड माइनस आपने थर्ड कर दिया, ये जो इसका टोटल, अच्छा टोटल लिख लो थर्ड, इसे हम फोर्थ मानते हैं और ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स फिफ्थ आता है, तो थर्ड माइनस फोर करना होता है, थर्ड माइनस फोर करना होता है, 1 2 3 माइनस 4, थर्ड वाला टोटल रेवेन्यू 33,60,000 माइनस 21 लैक्स, तो आपका आ जाएगा 12,60,000, और फिर इस वाले में टोटल है 24 लैक्स माइनस 12 तो 12 लैक्स आ जाएगा। और एब्सोल्यूट चेंज है तो एब्सोल्यूट निकाल लो सबका, और परसेंटेज निकाल लो, आपका आ जाएगा। एब्सोल्यूट में 30 से 20 तो 10,000 का क्या हुआ है आपका, 10,000 का आपका डिक्रीज़ हुआ है, तो इसे आप डिक्रीज़ लिखोगे। ये ना कुछ वो करके कर दिया है, ये ऊपर में ये जो ईयर है ना थोड़ा सा चेंज दिक्कत कर दिया, और कुछ नहीं है। बट अगर ये माने हो तो ये निगेटिव में आएगा आपका, ये पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, ये ईयर जो है क्वेश्चन में सही से देख लेना, क्वेश्चन में दिखा देता हूँ जी, रुको। क्वेश्चन नंबर 8 है ना, ये 19 है, ये 20 है। ठीक है, ये 19-20 है, तो इसमें आप क्या करना, देखो जी क्वेश्चन में 19-20 है, तो ये क्वेश्चन ठीक था। यहाँ पे आप क्या कर लोगे, ये जो है ना ये 2019 है और ये 2020 है, ये इधर पे लिखना और ये इधर कर लेना। ठीक है, इस हिसाब से तो 20 से 30 पे आ गए तो 10 लाख पॉजिटिव में। ठीक है, इसमें कॉलम थोड़ा सा गड़बड़ बनाया हुआ है, कोई बात नहीं, मिसप्रिंट हो गया। 4 लाख से 340 तो 40,000 का नेगेटिव, 24 से 3360 पॉजिटिव, 12 से 21 तो 9 लाख पॉजिटिव, एंड 12 से 12,60,000 तो ये 60 का पॉजिटिव। परसेंटेज निकालना है तो बेस ईयर से सबको डिवाइड कर दो, जितने भी चेंज आए एब्सोल्यूट इंटू 100 कर दो। फिर इसके बाद है क्वेश्चन 9। ठीक है जी, 9 में क्या है इंपॉर्टेंट, तो 9 में देखो टैक्स 30% दिया हुआ है, 2020 का सवाल है, पिछले साल आया हुआ एग्जाम में, 2021 में एग्जाम हुआ नहीं था, 2020 में आया हुआ, तो ये 4 नंबर का था उस टाइम पे। इस बार आपके एग्जाम में कितने नंबर का आएगा जी, तो इस बार आपके एग्जाम में आएगा टोटल या तो 5 मार्क्स का या 3 मार्क्स का, तो 3 मार्क्स का आएगा। तो इसमें भी आपको 4 आइटम दिए हुए हैं, एक तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर 2 एक्सपेंस है, एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंस एंड अदर एक्सपेंस, एंड थर्ड जो है, चौथा जो है टैक्स दिया हुआ, टैक्स रेट 30%। तो इसमें आप क्या करोगे, पहले आप 2018 फिर 19 बनाना, 2018 फिर 2019, फिर एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज, क्योंकि कॉम्पेरेटिव स्टेटमेंट है। तो 9 में क्या कर लोगे आप, पहला आइटम लिखना है ना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एक ही है तो इसमें टोटल करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा आइटम है एक्सपेंस का हेडिंग, तो 2 हेडिंग्स आप एक्सपेंस में लिखना, एक तो है ये वाला आइटम, इसे हम बोलते हैं कौन सा आइटम, इसे आप लिख लेना 4th आइटम। इसका आप टोटल लिखना है तो टोटल भी लिख सकते हो, बिना टोटल के भी कर सकते हो। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे होता है, 3rd आइटम माइनस 4th आइटम, फिर लेस टैक्स होता है, तो ये होता है आपका 5th आइटम इक्वल्स टू 4th माइनस टैक्स, तो इसे भी आप लिख सकते हो 5th और इसे 6th। तो 5th आइटम जो आपका है उसको माइनस करो 4th माइनस 5th, ऐसे करके जो हमने स्टेटमेंट बनाया था भाई, यहाँ पे दिखा दूँ, ये लो ना स्टेटमेंट कहाँ पे था, ये वाला भाई, ये वाला स्टेटमेंट, तो इस हिसाब से बनता है। ठीक है जी, ये है आपका स्टेटमेंट, करेक्ट। तो ये चीज़ें आपको बनानी हैं और आंसर करते रहना है। मुझे नहीं लगता आप लोगों को डिफ़िकल्टी होएगा, बट फिर भी जो मेन इंपॉर्टेंट सवाल है SPL वाला स्टेटमेंट प्रॉफिट को करा देता हूँ। तो इसमें आप क्या करोगे, देखो जी, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिख दिया दोनों साल का, अब आपको एक्सपेंस लिखना है, तो 10 लाख 5 लाख, तो आपने लिखा 10-5, और ये 2018 का 8 लाख और 2 लाख, इसका टोटल कर दिया है आपने 10 लैक्स और 15 लैक्स। ऊपर में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20 और 45 है, तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस एक्सपेंस करना है, तो 20 माइनस 10 इक्वल्स टू 10, 45 माइनस 15 इक्वल्स टू 30, और टैक्स जो है 30% वो किसका निकलता है, तो इस 10 लाख का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया 10 लाख, तो इसका 30% 3 लाख, और 2019 में जो आया है आपका 30 लाख, उसका 30% निकालोगे तो 9 लाख आ जाएगा। और इसको लेस कर दो, 10 लाख माइनस 3 लाख 7 लाख, 30 लाख माइनस 9 लाख 21 लाख। अब एब्सोल्यूट चेंज, तो एब्सोल्यूट चेंज तो आसान है, 20 से 45 तो 25 का,
8 लाख से 10 लाख 2 लाख का, 2 लाख से 5 लाख 3 लाख का, 10 लाख से 15 लाख 5 लाख का, 10 लाख से 30 लाख 20 लाख का, 3 लाख से 9 लाख 6 लाख का, 7 से 21 तो 14। अब परसेंटेज चेंज निकालना है तो इस 25 लाख को में डिवाइड कर दो 20 लाख से तो 125%। इस 2 लाख में डिवाइड करो 8 लाख से तो कितना आ जाएगा 25%। इस 3 लाख में डिवाइड करो 2 लाख से तो 150%। 5 लाख डिवाइड बाई 10, सबको प्रीवियस ईयर से डिवाइड करते रहो क्योंकि ये कॉम्पेरेटिव है। कॉमन साइज में जो है हमेशा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से करते हैं, कॉमन साइज में हमेशा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से करते हैं। ठीक है जी, ये ध्यान रख लेना है। ओके, यहाँ पे जो है ये कॉम्पेरेटिव है ना, ये 100% नहीं आएगा, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। ये इस वाले में हमेशा 100 आता है, ऊपर वाले में नहीं आता, कई बार आता है कई बार नहीं आता। 9 तो ये भी बता दिया आपको। ये वाला आप होमवर्क में अब कर लेना, क्वेश्चन 10 कोई इतनी मुश्किल बात नहीं, सबका आंसर मैंने दिया हुआ है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेम टाइप है, इस बार टैक्स रेट 30% है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है मैं वो करा दे रहा हूँ। देखो एक क्वेश्चन इसमें ना इम्पोर्टेंट होता है जिसमें कई सारी चीज़ें परसेंटेज में, देखो कि क्वेश्चन 14 है, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना। इसमें क्या दिक्कत है, देखो जी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 2016-17 और 17-18 का। फिर दिया हुआ है क्या, अदर इनकम में अमाउंट ना देके परसेंटेज दिया हुआ है 50%, 60%। तो यहाँ पे ध्यान देना है, ये जो इसमें ब्रैकेट में लिखा भी है परसेंटेज ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो ये जो 60% है ना, ये आप इस 15 का निकालोगे और ये 50% इस 10 लाख का निकालोगे। तो जब आप आंसर बनाओगे ना तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 17-18 का तो लिख लिया आपने 10 लाख और 15 लाख। जब आप अदर इनकम निकालोगे तो इस 10 लाख का आपको निकालना है 50%, तो 5 लाख। और ये 15 लाख जो दिया हुआ है 2017-18 का, उसमें 60% निकालना है अदर, तो 60% ऑफ 15 लाख निकालोगे तो 9 लाख आ जाएगा। और एब्सोल्यूट चेन तो आसान है, 10 से 15 5, 5 से 9 4, और 5 लाख डिवाइड बाई 10 लाख, 4 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख, तो 50 और 80%। अब इसके अलावा ये भी देखो, ये कह रहा है एम्प्लॉयज़ बेनिफिट परसेंटेज ऑफ टोटल रिवेन्यू, तो ये जो 40% है ये भी 40% आप किसका निकालोगे, ऊपर वाले 15 लाख का निकालोगे। ये जो 40% है ये भी 15 लाख का निकलेगा। और इसमें जो 30% है ये 10 लाख का निकलेगा, जो जिस ईयर का है उसी के ईयर से इनटू होएगा। तो जब आप यहाँ पे आओगे तो ये तो टोटल आ गया, टोटल रिवेन्यूज़ आ गया, टोटल का हमें कुछ करना नहीं है। ये जो एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंस है, तो इसने बोला था कितने कितने परसेंट, ये जो है 30% है पिछले साल का और इस साल का है 40, तो 30% और 40% बोला था। तो ये जो 30% है ये किसका निकालोगे, तो सिंपल समझो, ये 30% जो है 10 लाख का आएगा 3 लाख, और ये 40% जो है 15 लाख का आएगा 15 4 जा 60। तो क्या मैंने बोल दिया यहाँ पे, हाँ जी, अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। कहाँ पे, इस बार इसने बोला है परसेंटेज ऑफ टोटल रिवेन्यू है, यहाँ पे बोला था परसेंटेज ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो टोटल का मतलब ये जो टोटल करोगे ना, रिवेन्यू प्लस अदर, ये वाला इसका निकालना है। ये 30% ऑफ 15 लाख एंड ये 40% है 24 लाख का निकालना है आपको, टोटल रिवेन्यू का निकालना है। कई बार वहाँ रिवेन्यू बोल देगा तो रिवेन्यू का निकालो, टोटल रिवेन्यू बोलेगा तो टोटल रिवेन्यू का, जिसका जो परसेंटेज टोटल बोलेगा उस हिसाब से। तो 15 लाख का 30% 4,50,000 और 24 लाख का 40% जो है 9,40,000 हो जाएगा। अब फिर इसका एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज निकाल लोगे। अब इसमें आ जाओ जी, यहाँ पे ये जो आपका दिया हुआ था टैक्स रेट, ठीक है जी, टैक्स रेट तो याद रख लेना, ये क्वेश्चन भी दिल्ली 2019 में आया, पिछले से पिछले साल। टैक्स रेट क्या होता है, ध्यान से सुनना। टैक्स रेट ऑलवेज, टैक्स रेट दिया हो तो टैक्स का कैलकुलेशन ऑलवेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे निकालते हैं, ऑलवेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे। तो ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है तो इसका 40%, दोनों 40% है, तो इसका 40% निकालोगे 10,50,000 का तो 420, एंड 14,40,000 का 40% तो 5,76,000 आएगा आपका। ठीक है जी, ये लो यहाँ पे आपको निकाल के भी दिखा दे रहा हूँ। इसका 40% निकालो और 14,40,000 का आप 40% निकालो, तो ये जो आएगा 4,20,000 और ये जो आएगा आपका 5,76,000। तो ये आएगा ऐसे, तो ये आपका यहाँ पे है। और इसका एब्सोल्यूट चेंज डिफरेंस दोनों का, और डिवाइड अगर करना है परसेंटेज तो इसको परसेंटेज से डिवाइड कर देंगे 156 को, तो इसका आया 156 डिफरेंस। और जब 156,000 को डिवाइड कर दो जी 420 से इंटू 100,
तो ये आपका आंसर जो आ जाएगा कितना 37.1%। तो ये आपका प्रॉपर सॉल्यूशन हो गया, राइट। एज इट इज़ जो है आप वैसे ही जो है सेम क्वेश्चन 15 है इसी टाइप से, कह रहा परसेंटेज ऑफ मटेरियल कंज्यूम, लेकिन इस बार बोला हुआ है क्या, ये जो रिवेन्यू है इस बार रिवेन्यू दिया नहीं है, परसेंटेज ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी लगा लो, जिसका जो परसेंट बोलेगा उस हिसाब से। और अदर एक्सपेंस जो है परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग रिवेन्यू, ऑपरेटिंग रिवेन्यू। टैक्स रेट तो 50-50 हमेशा पीबीटी का निकलता है। अब इसमें कैसे निकालोगे, सुनो। फॉर्मेट तो आपको बनाना है क्या, फॉर्मेट तो आपको बनाना है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर एक्सपेंस लिखना है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम अदर एक्सपेंसेस, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस टैक्स, और फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब इसमें सुनना, इस बार रिवेन्यू दिया नहीं है, निकालना है। तो ये जो रिवेन्यू है ना, ये कैसे निकलेगा, देखो कह रहा है परसेंटेज, तो 125% कॉस्ट ऑफ मटेरियल का, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है 13,44,000। तो ये आप 13,44,000 का वर्किंग नोट में निकालोगे 125%, मतलब 125/100, तो ये आएगा आपका 12 लाख, ये आएगा 12 लाख। तो ये आया आपका रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सेम एज इट इज़ ये जो दिया हुआ है 6 लाख, तो इस 6 लाख का आप क्या करोगे, ये जो है 200%, तो 200% मतलब 200 डिवाइड बाई 100, तो 12 लाख आ जाएगा। तो मैंने क्या उल्टा बोल दिया, हाँ जी, ये तो 12 लाख इसका आया है, ये आएगा 12 लाख नहीं 16,80,000, ये आएगा 16,80,000। तो ये है ना, ये 2019 का है और ये 2018 का था, तो 12 लाख और 1680, तो ये आपका यहाँ पे आया 12 लाख और 16,80,000, करेक्ट है। अब एब्सोल्यूट चेंज निकालना है, तो 12 से 1680 हुआ इंक्रीज, तो 4,80,000 का। परसेंटेज निकालना है, तो 4,80,000 डिवाइडेड बाई 12 लाख, तो 40% आ जाएगा। अब नेक्स्ट वाला भी बता दूं, ध्यान से सुनो। इसमें बोला हुआ है अदर एक्सपेंस परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग रिवेन्यू, तो 10% बोला है, 10%। तो यानी कि ऑपरेटिंग रिवेन्यू, तो जो रिवेन्यू निकला है जो 12 लाख, इसका 10% निकालो 120, और जो 1680 आया है तो इसका आप भी आपको 10% निकालना है, तो 1,68,000। ओके, तो ये आ गया आपका। अब सबको ऐड कर दो तो टोटल आ गया एक्सपेंस, और इसमें से टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस करा तो आपका आया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स का आपको 50% निकालना है, ठीक है। टैक्स जो है हमेशा प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है उसका निकलता है, तो 50% किसका आ जाएगा जी, ध्यान से देखो। 480 का 50 240, 168 का 50 84, आधा आधा, और ये आपको वही सेम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी आ जाएगा। और फिर आप एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज निकाल सकते हो। ओके, बाकी के क्वेश्चंस बेहद ही आसान है, बाकी के क्वेश्चन सब आसान है, इसमें तो अमाउंट सब दिया हुआ है, आसानी से आप निकाल लोगे, ठीक है जी। बाकी ये सब भी, इसमें भी क्या है, इसमें 2 है परसेंटेज वाला, टैक्स हमेशा वैसे निकलता है पीबीटी का। अदर एक्सपेंस बोला है परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू कंज्यूम, 15% किसका, ये रहा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, 10% इसका। तो जब आप अदर एक्सपेंस पे आओगे तो देखो ये 15% और ये 10, तो 10% ऑफ 16 लाख 160 होता है, 15% ऑफ 20 लाख 3 लाख होता है। तो यहाँ पे देखो जी कैसे निकाला हुआ है, यहाँ पे अदर एक्सपेंस में आ जाओ जी। अदर एक्सपेंस जो है ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है ना, तो ये आपका आ गया है कितना, इस 10% है अदर एक्सपेंस परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से दो, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं है, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो इस बार भी इसने बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात बोला हुआ। और कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है, तो आपको ये भी चीज़ ध्यान रख लेना है। तो इसके लिए भी आप वर्किंग नोट बनाओगे या डायरेक्टली आप जो है कर लोगे। अब कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन समझना, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, जब इसको आप टोटल कर देते हो तो दिस विल बिकम्स योर कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो इसका आपको निकालना है कितना, 10%, और सेम 2021 के लिए करोगे और उसका 15% निकालोगे तो आएगा। तो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ध्यान रख लेना किस किस से बनता है, तो इसमें जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है या और चेंज इन इन्वेंट्री है, इन दोनों का जब आप टोटल करते हो, इन दोनों का टोटल, तो इससे आता है आपका COGS, कॉस्ट ऑफ COGS नहीं बल्कि कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसे ही बेसिकली क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कहते हैं, COGS भी कहते हैं, ठीक है। तो उसका आपको निकालना था, तो ये टर्म आपको ध्यान रख लेना है क्या क्वेश्चन में मेंशन है। तो इसलिए SPL वाला जो होता है ना, कॉमन हो या कॉम्परेटिव, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो इसके सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करके जाओ। बाकी मैं जो इंपॉर्टेंट था मैंने करा दिया 17 तक, 18 से लेके 23 तक का तो आपका जो है, हाँ जी,
ये जो है कॉमन साइज़ वाला है, तो कॉमन साइज़ के भी करा देता हूँ। देखो इसमें जो इम्पोर्टेंट है, तो 18 तो आसान है, डिट्टो कॉपी पेस्ट करके एब्सोल्यूट चेंज परसेंटेज, ये तो कॉम्पेरेटिव है। यहाँ से कॉमन साइज़ है 19 से 2017 में आया था, तो ये भी आसान है, ठीक है। बस फॉर्मेट आपको बनाना है और परसेंटेज ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो ये लो जी 2015, 16, 15, 16, तो ये हमने यहाँ से लिख के कॉपी कर लिया। 15 वाला ये रहा, 14, 15 है, और 15, 16 का मतलब 16 ये रहा। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। फिर अदर एक्सपेंसेस में बहुत सारे एक्सपेंस हैं, तो एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस, ये आ गया टोटल। इसका टोटल है प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है रिवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस, यानी 20 माइनस 10, 10, और आपका इसमें टैक्स है 40%, और ये है, तो ये 10 लाख का 40% 4 लाख। फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स। सेम यहाँ पे रिवेन्यू टोटल 25 लाख का है, टोटल इसका जो है एक्सपेंस है 12 लाख है, तो 20 माइनस 12 आपका 25 माइनस 12 जो है 13 लैक्स। 13 लैक्स का आपको 40% निकालना है 520, और फिर 13 माइनस 520 इक्वल्स टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 7,80,000। परसेंटेज दोनों जो है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, तो ये कैसे आएगा, तो इसको भी दोबारा बता दूँ। ये जो आपको 20 लैक्स है, इसको 20 से ही लैक्स से डिवाइड करोगे तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमेशा 100% दोनों साल का आएगा। अब ये जो आपका एम्प्लॉयज़ बेनिफिट है 7 लाख, इसको डिवाइड करना है 20 लाख से, इंटू करोगे 100 तो आएगा आपका 35%। 7 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100, सबको 20 से डिवाइड करना है। ये जो है नेक्स्ट जो है आपका 3 लाख है, 3 लाख, 3 लाख, इस 3 को भी डिवाइड करना है 20 से, तो आपको 15% आएगा। 3 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100%। फिर उसके ये 10 लाख है, इसको भी डिवाइड करो 20 से 50%। ये 10 लाख से सबको, इसमें सबको 20 लाख से डिवाइड कर दो। देखो जी, देखो कॉमन साइज ऑफ, तो ये 20 लाख से सब में 20 से डिवाइड कर दो, इस साल का सब में 25 लाख से डिवाइड कर दो, तो ये परसेंटेज आ जाएगा। दैट्स इट। आई होप आपको मैंने बहुत हद तक सारी चीज़ें समझा दी हैं। बाकी क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लेना, उतना ज़्यादा डिफिकल्टी है चैप्टर्स है नहीं, ठीक है। तो टाइम हो गया है 1 घंटा 11 मिनट, तो ऑलमोस्ट मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं, और कई सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया है, तो आप घर पे कर लेना, उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट चैप्टर नहीं है। ओके, तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू जिनके एग्ज़ाम है। प्रैक्टिस कर लेना। स्टिल आपके कोई डाउट होएगा तो आप जो है मेरे को DM कर देना इंस्टाग्राम पे, या व्हाट्सएप कर सकते हो ऊपर वाले व्हाट्सएप वाले नंबर पे, ठीक है जी। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।